यस तो हेलो एवरीवन, राहुल हियर। आज हम रफीका संजय प्रेम कहानी केस के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मगर शायद ही आपने सुना होगा कि एक हत्या को छुपाने के लिए किसी ने 9 हत्याएं और कर दी हो। सुनकर आप लोगों को अजीब लग सकता है, मगर ये पूरी तरह सच है। तेलंगाना गए बिहार के संजय कुमार को वहीं काम करने वाली रफीका नाम की महिला से प्यार होती है। मगर कुछ समय बाद ये प्यार एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां पर एक के बाद एक 9 लाशें बिछ जाते हैं। तो आखिर कैसे 9 लोगों की मौत हो जाती है और इन सब के पीछे किसका हाथ था और रफीका संजय की पूरी प्रेम कहानी क्या है, मैं आपको इस वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। पूरी कहानी जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। मार्च 2020 तक कोरोना वायरस पूरी तरह अपना पैर पसार चुका था। इस वजह से 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। लॉकडाउन की वजह से जो मजदूर जहां पे काम कर रहे थे वो वहीं फंस गए। कुछ लोग मजबूरी में पैदल ही अपनी घर की तरफ लौटने लगे। तेलंगाना के वारंगल जिले के गुरई गुंटा गाँव में साई दाता ट्रेडर्स नाम की एक जूट की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोग बिहार और बंगाल के थे। मगर लॉकडाउन की वजह से इस फैक्ट्री का काम भी बंद पड़ गया था। यहाँ काम करने वाले मजदूर भी इसी फैक्ट्री के अंदर कैद होकर रह गए थे। फैक्ट्री में काम जरूर बंद हो गया था, मगर पहले का स्टॉक अभी भी फैक्ट्री के अंदर था, जिससे अभी भी जरूरत के हिसाब से कस्टमर तक पहुँचाया जा रहा था। अब मई का महीना आ चुका था। फैक्ट्री का मालिक जे भास्कर को कुछ बोरी का ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलने पर वो अपने एक ऑटो ड्राइवर को कहते हैं कि फैक्ट्री में जाओ और वहां से बोरी लेकर कस्टमर तक पहुंचा दो। साथ ही भास्कर ने ये भी कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर अंदर ही होंगे, वो तुम्हें बोरी दे देंगे। आदेश के अनुसार ऑटो ड्राइवर फैक्ट्री के बाहर चला आता है और दरवाजा नॉक करने लगता है, मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे दरवाजे से अंदर जाकर वर्कर्स को आवाज लगाता है, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। फैक्ट्री के अंदर कोई भी शख्स न मौजूद होने की वजह से टैक्सी ड्राइवर भागते हुए भास्कर के पास पहुंचता है और उन्हें जानकारी देता है कि फैक्ट्री के अंदर एक भी मजदूर मौजूद नहीं है, जबकि वहां पर कम से कम 10 मजदूर होने चाहिए थे। भास्कर इस वाकया के बारे में अपने पार्टनर संतोष को बताता है और फिर दोनों कुछ लोगों को लेकर फैक्ट्री की तरफ आते हैं। यहाँ आने पर ये लोग मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, मगर कोई भी मजदूर का आता पता नहीं चल पाता। मगर फिर भी सभी लोग तलाश में लगे हुए थे। अब दिन के 2 बज गए थे। तभी कुछ लोग तलाशी के दौरान फैक्ट्री के पास कुएं तक पहुंचते हैं। उनमें से एक शख्स कुएं के अंदर झांकता है और उसकी जैसे ही नजर कुएं के अंदर जाती है तो वो बहुत ही जोर से चीखता है। आवाज सुनकर बाकी लोग भी कुएं के पास आते हैं। जब सभी लोग कुएं के अंदर देखते हैं तो इनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि कुएं के अंदर इन्हें 4 बोरी तैरती हुई दिखाई पड़ती है। बोरी को देखते ही ये लोग पुलिस को तत्काल कॉल करते हैं। पुलिस तुरंत यहाँ पे पहुँचती है और चारों बोरियों को कुएं के अंदर से बाहर निकालते हैं और शक के मुताबिक चारों बोरियों के अंदर मजदूरों की डेथ बॉडी होती है। फैक्ट्री के मालिक ये पहचान करते हैं कि ये चारों यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं और ये मजदूर के परिवार वाले हैं। मरने वाले की पहचान मकसूद आलम की पत्नी निशा, बेटी बुशरा खातून और 3 साल के बेटे बबलू के रूप में होती है। 5 लोग अभी भी लापता थे। उनकी तलाश शुरू होती है, मगर बाकियों का कहीं भी आता पता नहीं चल रहा होता। अंत में पुलिस वाले कुएं की गहराई में उतरकर जांच करने का फैसला करते हैं। अगले दिन पुलिस की एक टीम कुएं की तह तक जाते हैं तो सभी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर 5 और डेथ बॉडी बरामद किए जाते हैं। यानी कि इस एक कुएं से अब तक 9 लाशें निकाली जा चुकी थी। इन 5 की पहचान 20 साल के शाहबाज आलम, 18 साल के सोहेर, 30 साल के शकील, 22 साल के श्याम और श्रीराम के तौर पे होते हैं। एक साथ 9 लोगों की मौत से पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। अब पुलिस वाले भी तेजी से जांच शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सारी वाक़या को अंजाम किसने दिया। एक साथ 9 लोग आत्महत्या कर ले, ये बात गले से उतर नहीं रही थी। इसलिए हत्या का सही वजह जानने के लिए इन सभी डेथ बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया जाता है। शुरुआती जांच में कहीं से भी संकेत नहीं मिलते हैं कि मरने वाले लोगों के साथ पहले मारपीट किया गया है या फिर इनके साथ जबरदस्ती की गई हो, मगर फिर भी इनके नमूने लैब में भेज दिए जाते हैं। इधर पुलिस एक साथ 9 लोगों की मौत के कारणों के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस को कहीं से भी कामयाबी मिलती नजर नहीं आती। लंबी जांच के बाद पुलिस बस इतना पता लगा पाती है कि 20 मई 2020 की रात फैक्ट्री में काम करने वाले मकसूद के छोटे बेटे शाहबाज का जन्मदिन मनाया गया था। इधर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इसमें बताया जाता है कि सभी की मौत 20 मई की रात 9:30 बजे से लेकर
21 मई की सुबह 5 बजे के बीच हुई होगी। अब पुलिस कड़ी जोड़ने लगती है कि सभी की मौत बर्थडे पार्टी में ही हुई होगी। अब पुलिस अपनी जांच बहुत ही तेजी से करने लगती है और शक के आधार पर कुछ लोगों को अपने हिरासत में भी लेती है पूछताछ के लिए, मगर कहीं से भी कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही थी। पुलिस अभी जांच में लगी ही हुई थी, तभी वारंगल पुलिस के पास एक शख्स 2 मोबाइल फोन के साथ आता है। वो शख्स बताता है कि मुझे ये दोनों फोन पास ही के सोनालिका ट्रैक्टर के गोदाम के पास मिला है। पुलिस वालों के लिए इस मामले में मोबाइल का मिलना एक बड़े ब्रेक थ्रू जैसा था। जांच में ये मालूम पड़ता है कि ये मोबाइल फोन किसी और का नहीं, मर चुकी मकसूद की पत्नी निशा और दूसरा फोन 9 लोगों में मौजूद श्री राम का है। अब पुलिस वाले आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगते हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को दिखता है कि 20 मई की शाम करीबन 6 बजे ट्रैक्टर गोदाम की तरफ से एक शख्स साइकिल से आ रहा है। फिर वही शख्स 21 मई की सुबह 6 बजे के आसपास फिर से इस सीसीटीवी में घटना वाली जगह पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब पुलिस वाले इस साइकिल सवार शख्स की तलाश में लग जाते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली 25 मई 2020 को सीसीटीवी में मौजूद साइकिल सवार उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार हुए शख्स की पहचान संजय कुमार यादव नाम की पहचान से होती है, जो बिहार का रहने वाला था और वो पिछले 6 सालों से तेलंगाना में रहकर मजदूरी कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस संजय से पूछताछ करनी शुरू करती है। शुरुआती पूछताछ में तो संजय 9 लोगों की मौत में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो खुद को मरने वाले लोगों का दोस्त बताता है। मगर जब पुलिस सख्ती पे आ जाती है तो संजय कुमार यादव ये कबूल कर लेता है कि 9 लोगों की हत्याएं मैंने ही की है। संजय के कबूल करने से हर कोई शौक में रह जाता है और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा होता है कि आखिर इतनी बेरहमी से 9 लोगों की हत्याएं के पीछे वजह क्या हो सकती है। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस संजय से पूछताछ करती है तो बहुत ही हैरान कर देने वाली सच्चाई का खुलासा होता है। संजय के खुलासे के मुताबिक साल 2014 के आसपास संजय काम के सिलसिले में तेलंगाना आता है। यहीं उसकी मुलाकात मकसूद से होती है, जो कि इस बोरी की फैक्ट्री में काम किया करता था। संजय मकसूद को काम दिलवाने के लिए कहता है तो मकसूद संजय को इस बोरी की फैक्ट्री में काम दिलवा देता है, जिसमें वो और उसके परिवार के अन्य लोग भी काम किया करते थे। संजय के मुताबिक वह यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम करता है और साथ ही वो मकसूद की फैमिली का हिस्सा बन जाता है। मकसूद के परिवार में मकसूद के अलावा उसकी पत्नी निशा की एक रिश्तेदार रफीका तथा रफीका के 3 बच्चे थे। रफीका का तलाक हो गया था। वो अपने तीनों बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री में रहकर काम किया करती थी। साथ ही वो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाना बनाया करती थी। यही काम करते हुए रफीका और संजय धीरे धीरे कर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, मगर सच्चाई इससे अलग थी। हालांकि रफीका यही समझती रहती है कि संजय भी मुझसे काफी ज्यादा प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कुछ समय तक रफीका और संजय दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं, मगर इन दोनों के रिश्तों में करवाहट तब आनी शुरू होती है जब रफीका को लगने लगता है कि संजय मेरी 16 साल की बेटी पर भी अपनी गंदी नजर डाल रहा है। इस बारे में रफीका संजय से बात करती है तो संजय कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी मेरे लिए भी बेटी ही है। संजय के ऐसा कहने पर रफीका को थोड़ी दिलासा तो मिलती है, मगर वो बीतते समय के साथ देखती है कि संजय अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस वजह से अब रफीका संजय को शादी करने के लिए दबाव बनाने लगती है। पहले तो संजय अलग अलग कारण बताकर शादी को टालते रहता है, मगर जब रफीका जिद करती है तो संजय शादी के लिए मान जाता है। शादी से पहले रफीका संजय को कहती है कि चलो मैं तुम्हें शादी से पहले अपने माता पिता से मिलवाता हूँ। रफीका के माता पिता बंगाल में रहते थे। सब कुछ तय होने के बाद 6 मार्च को संजय और रफीका पश्चिम बंगाल जाने वाले गरीब रथ ट्रेन में सवार हो जाते हैं। संजय के खुलासे के मुताबिक असल में संजय रफीका को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो उसकी बेटी निशा को पसंद करने लगा था, मगर उसने निशा तक जाने के लिए रफीका का बस इस्तेमाल किया था। अब शादी के लिए रफीका संजय को जिद कर रही थी तो संजय रफीका को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। प्लान के मुताबिक वो पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहे होते हैं। जैसे ही दोनों ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन कुछ दूर आगे चलती है तो संजय रफीका को झांझ पीने के लिए देता है। इस बात से अनजान रफीका कि झांझ में बेहोशी का दवाई मिलाई गई है। रफीका बड़े ही आराम से वो झांझ पी लेती है, मगर झांझ पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है। रफीका के बेहोश होने के बाद रात के अंधेरे में संजय रफीका का पहले गला घोट देता है और फिर ट्रेन आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में हृदयपल्ली गुड्डेल पहुंचती है तो यहाँ पर संजय रफीका को ट्रेन से धक्का दे देता है। अगले दिन रेलवे पुलिस रफीका की डेथ बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाती है।
रफीका की पहचान भी करवाने की कोशिश की जाती है, मगर कहीं पर भी रफीका की पहचान नहीं हो पाती है। इधर आगे संजय रफीका को ट्रेन से धक्का देने के बाद वो ट्रेन से उतर जाता है और वापस वारंगल वाली ट्रेन को पकड़ लेता है। संजय जब अकेले फैक्ट्री पहुंचता है तो रफीका के तीनों बच्चों उससे अपनी माँ के बारे में पूछते हैं, जिस पर संजय कहता है कि रफीका तुम्हारे नाना नानी के घर यानी कि वो पश्चिम बंगाल में ही रुक गई है। इस पर मकसूद की पत्नी निशा रफीका के पास कॉल करने की कोशिश करती है, मगर रफीका का फोन नहीं लगता है, जिससे निशा को संजय पे शक होने लगता है और वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। अब मकसूद और निशा दोनों मिलकर संजय से रफीका के बारे में पूछने लगते हैं। रफीका के बारे में कुछ भी बताने की जगह संजय चुपके से यहाँ से गायब हो जाता है, मगर लॉकडाउन की वजह से वो कई दिनों तक इधर उधर ही भटकते रहता है और फिर वो घूम फिर कर वापस 15 मई को वारंगल आ जाता है। यहाँ आने पर फिर से मकसूद और निशा संजय से रफीका के बारे में पूछते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि अगर तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया तो हम पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देंगे, क्योंकि संजय पहले ही रफीका को ट्रेन से फेंक चुका था। तो इसे एक डर सताने लगा था कि अगर मकसूद और निशा पुलिस स्टेशन गए तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो अब संजय निशा और मकसूद को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लानिंग करने लगता है। अभी ये इन्हें मारने की प्लानिंग कर ही रहा था, तभी संजय को मालूम पड़ता है कि मकसूद 20 मई को अपने बेटे बबलू का जन्मदिन फैक्ट्री में ही मनाने वाला है। इसी के बाद संजय मोबाइल फोन में नींद की गोलियों के बारे में सर्च करता है और फिर वो बाजार से बड़ी ही संख्या में नींद की गोलियां खरीद कर ले आता है और फिर सभी लोग जन्मदिन की खुशियां मनाने में व्यस्त होते हैं। तो संजय चुपके से किचन में जाकर दाल में नींद की 60 गोलियां मिला देता है। लोगों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है और सभी लोग बड़े ही आराम से खाना खा लेते हैं। खाना खाते ही सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद सभी लोग मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं। संजय सभी को एक एक कर बोरी में भरना शुरू करता है और फिर एक एक बोरी को खींचकर पुराने कुएं के पास आकर इन सब बोरियों को इसमें डाल देता है। पुलिस की पूछताछ में संजय ये भी बताता है कि खाना खाने के बाद सभी लोग मरे नहीं थे, सभी की सांसें चल रही थी, मगर वो फिर भी उन सभी को बोरियों में भरकर मरने के लिए कुएं में फेंक दिया। मरने वाले लोगों में मकसूद के परिवार के 6 लोगों के अलावा बिहार का ही रहने वाला श्री राम, श्याम तथा तिरुपुरा का शकील भी था, जो मकसूद के साथ ही फैक्ट्री में काम किया करता था। पुलिस जब और आगे जांच करती है तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आते हैं, जिससे रफीका को शक होने लगा था कि संजय मेरी बेटी के करीब जाने लगा है। रफीका का ये शक पुलिस जांच में सही साबित होता है। दरअसल पुलिस जब संजय के मोबाइल फोन की जांच पड़ताल करती है तो पुलिस वालों को मालूम पड़ता है कि संजय वास्तव में रफीका की 16 साल की बेटी की इज्जत संजय ने लूट ली थी और वो उस वाकया को अपने फोन में भी रिकॉर्ड किया था। इन सभी खुलासे के बाद संजय के ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा उसके ऊपर 10 लोगों की हत्या का भी मुकदमा दर्ज होता है। लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई चलती रहती है और फाइनली 2023 में निचली अदालत द्वारा संजय को धारा 302, 380 और 354C के तहत इसे दोषी ठहराया जाता है और इसे मौत की सजा दी जाती है। निचली अदालत ने भले ही संजय को फांसी की सजा दी है, मगर संजय के पास ऊपरी अदालत में अपील करने की रास्ता खुला हुआ है। फिलहाल संजय इस वक्त जेल में बंद है। गाइज, वैसे तो अपराधी को सजा देने का अधिकार अदालत को है और संजय को भी वही सजा मिलेगी जो हमारी अदालत तय करेगी। मगर गाइज, आप लोगों के मुताबिक संजय को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।